वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि कोई ना कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि हम अपने नाज़रीन के साथ लाजमी तौर पे शेयर करते हैं। तो आज भी बहुत एक अनोखी न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी 19 साला शख्स जिसका नाम शहरोज़ काशिफ है, उसने K2 जो है वो सर कर ली है और कम तरीन उम्र के अंदर K2 सर करने वाला पहला शख्स जो है वो बन गया है। और इससे पहले कारनामा है जो कि सर अंजाम दिया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं फातिमा वो, और बहुत सारे लोग उनकी पिक्चर्स को शेयर करके मुबारकबाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल हनान, क्योंकि ऑफ कोर्स 19 इयर्स ओल्ड होने के बावजूद अगर आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और एक यंगेस्ट शख्स होकर भी आप K2 सर कर लेते हैं तो बड़ी बात है। पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है आपने। और शहरोज़, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि लोग आपकी एग्जाम्पल फॉलो करें और आगे चलते हुए आपके कदमों में चलते हुए जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और एल्पाइन एडवेंचर गाइड्स जिनकी मदद से इन्होंने K2 के ऊपर जो इनका पूरा ट्रिप था, जिसको 2 हफ्ते जो है वो लगे थे, उस पूरे ट्रिप के अंदर ऑफ कोर्स इनके साथ गाइड्स भी थे, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट काम किया है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब ये तो थे जनाब इंटरेस्टिंग न्यूज़, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने शहर के हवाले से भी लाजमी तौर पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त शहर फैसलाबाद को डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है। बहुत सारे मेन रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं। बजट तो बोला गया और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जब फैसलाबाद के अंदर आए थे, उनकी जानब से भी ये कहा गया था कि फैसलाबाद के अंदर अब तरक्याती काम किए जाएंगे। 13 अरब रुपए का ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन ऐलान की हद तक ही रहा वो पैसे लगते हुए नज़र नहीं आए। अब मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए, शहरी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। फैसलाबाद के जंग रोड की बात करें, सत्याना रोड की बात करें, इसके साथ साथ सरगोधा रोड की बात करें, या अहम शाहराहों की जो कि दीगर शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, वो काफ़ी बुरी सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। और जैसे ही बारिश होती है, नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक शहर फैसलाबाद के शहरी जो हैं इस अजियत का सामना करेंगे? जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस तरह से वो काम करती नजर नहीं आ रही। इस मौसम पर आज खास तौर पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है उमैर अजमत, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। उमैर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, नई रोड्स बनाने के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, कहीं पे तो यूँ भी हो रहा है कि रोड्स को उखाड़ दिया जाता है बनाने के लिए, लेकिन उसे तामीर नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और कहा जाता है कि अगर आपका खाना हजम नहीं होता तो खाना खा के आप एक चक्कर जो है वो जंग रोड का लगा ले, तो उससे आपका खाना भी हजम हो जाता है। जितने झटके वहाँ पे मिलते हैं आपको ख़राब रोड की वजह से, बाइक या फिर गाड़ी पे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि फैसलाबाद सूबा पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। माजी में भी इसको नज़रअंदाज किया गया और मौजूदा हुकूमत की भी कोई ख़ासी तवज्जो इस शहर पर नज़र नहीं आ रही। गो के इसको कहा जाता है कि ये सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल है, और अरबों डॉलर ज़र मुबादला एक्सपोर्ट की मद में और मुकामी सनतों की मद में, मुकामी इंडस्ट्री की मद में मुल्क को रेवेन्यू जाता है। मगर इस सब के बावजूद इस शहर को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। गुज़श्ता 5 साल अगर हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के देखें तो कोई इतने बड़े मंसूबे फैसलाबाद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन पर काम नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम मौजूदा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से देखें तो अभी तक फैसलाबाद में कोई एक बड़ा मंसूबा भी PTI हुकूमत की जानिब से शुरू नहीं किया जा सका है। फैसलाबाद को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो मिलाने वाली राब्ता सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। गो के इस बजट में उनका कहा गया है कि उन पर काम शुरू होगा और उन मंसूबों की कुछ मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है, मगर अभी तक हमें कहीं भी काम शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जंग रोड की आपने बात की, बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। और सूरत हाल ये है कि बिलखुसूस कराची से आने वाला जितना हमारा दरामदी या बरामदी सामान है उसकी जो नकलो हमल है वो इसी रोड के ज़रिए होती है। जितनी भी कराची एक्सपोर्ट के लिए अशिया जाती हैं, कंटेनर्स जाते हैं तो इसी रोड से निकलते हैं। ज़्यादातर जो आते हैं वहाँ से अशिया तो वो भी इसी रोड के ज़रिए आती हैं और इम्पॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। मगर इसके बावजूद उसकी जो सूरत हाल है वह पूरे शहर के लोगों के सामने के टूट फूट का शिकार है। इसी तरह यही सूरत हाल सत्याना रोड की भी है, चढ़ावाला रोड की भी यही सूरत हाल है, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो रहा है और अभी भी है। माजी में इस हल्के से
वफाक के मिनिस्टर्स भी रहे हैं, सूबाई मिनिस्टर्स भी रहे हैं। इस वक्त भी सूबे में वफाक सूबाई काबीना जो है, इस इलाके से मुल्हिका लोग जो हैं वो काबीना में मौजूद हैं, मगर इस सब के बावजूद अभी तक यहाँ पे कोई काम हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 3 साल से जायद। अगर हम टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद से इस जो पिछला साल गुजरा है उसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू जमा किया गया है। कब वो पॉइंट आएगा कि वो टैक्सेस हमें लगते हुए भी फैसलाबाद में नजर आएंगे? इंडस्ट्री आपको पता है काफ़ी ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से इवन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स हैं उनको उसी तरह से रखा जाए। उस हवाले से भी बताएगा कि फैसलाबाद में कब नजर आएगी वो? फातिमा, बेसिकली टैक्सेस देने का मकसद ही यही होता है कि गवर्नमेंट आवाम से टैक्स कलेक्ट करे और फिर उसके बाद उनको आवाम की बेहतरी पर ही खर्च किया जाए। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तालीम हो, वो सेहत हो, पीने का साफ पानी हो, सीवरेज हो, आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। मगर सूरत हाल आपके सामने है, बिलखुसूस ये जो ईद हमारी बड़ी ईद गुजरी है और ईद का जो हफ्ता है वो फैसलाबाद के शहरियों ने बहुत ही मुश्किल में गुजारा। एक तो बिजली बंद रही, बारिश हुई और उसके साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल सामने आए हैं कि पूरा फैसलाबाद शहर जो था वो नदी नालों का मंजर पेश करा था। जितनी मेन शाहराएं हैं वो भी पानी में डूबी हुई थी और गली मोहल्ले रहायशी इलाके जो हैं वो तो आज तक जो है वो पानी में कई जगह डूबे हुए हैं। गो के वासा की जानिब से कह दिया गया कि फेस्को की जानिब से लाइट बंद की गई थी, बिजली बंद की गई थी, इस वजह से इंतजाम हो सके थे, लेकिन ये सब गलत है। उसकी वजह यह कि आज तक गलियों में पानी खड़ा है, लोग उस गंदे पानी में गुजरने पर मजबूर हैं। ताफुन ने, गंदगी ने उनका घरों में रहना मुहाल कर दिया, उनका सांस लेना मुहाल हो चुका है। मगर अभी तक शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं। तो इस हवाले से मैं ये भी बात करता चलूँ कि गुज़िश्ता साल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पहले फैसलाबाद का विजिट किया। उन्होंने फैसलाबादियों को बड़ी खुशखबरी सुनाई कि 13 अरब रुपए जो है तरक्याती फंड है वो फैसलाबाद के लिए मुख्तस किया जा रहा है। और उसके बाद 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर वज़ीर आज़म साहब फैसलाबाद तशरीफ लाए, उन्होंने फिर वही ऐलान दोबारा कर दिया कि फैसलाबादियों को 13 अरब रुपए मिलेंगे और उससे बड़े बड़े काम होंगे। मगर ये बातें उसी तरह से रहीं बिल्कुल जिस तरह हुकूमत जो है या पीटीआई के लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आने से पहले दावे करते रहे थे। यहाँ भी वही सूरत हाल है कि अभी तक आवाम को लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं मिल सका है। 13 अरब रुपए में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकी। और गुज़िश्ता दिनों मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अगर फैसलाबाद को इस साल में कुछ मिलता भी है, बहुत ज़्यादा मिला, तो इसमें से 3 से 4 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। अभी मिला नहीं है। 13 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। अगर इस साल मिला भी कुछ तो उसमें से 3 से 4 अरब रुपए मिलेंगे। तरक्याती काम इतने ज्यादा हैं लेकिन इससे कुछ बनेगा नहीं। किसी हद तक बेहतरी आएगी लेकिन उस तरह से नहीं बेहतर हो पाएगा जैसे होना चाहिए था। 3 से 4 अरब। आप देखें कि ये जो बजट है 2021-22, इसमें फैसलाबाद के लिए कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं है। खा वो फैसलाबाद का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, उसके लिए एक पैसा नहीं रखा गया। यहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी बनना थी, एक मंडी को मुस्मार किया गया कि यहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी बनेगी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। इसी तरह किसी बड़े रोड, ये शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, इस वजह से तो नहीं ऐसा हुआ? देखें, प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी एक हुकूमत का नहीं होता, वो अवाम के लिए होता है। अगर आईटी यूनिवर्सिटी बनती तो इस शहर के बच्चों को अच्छी तालीमी सहूलत मिल सकती और वो ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर यहाँ से तालीम हासिल करके अपनी जो सर्विसेज थे वो फ्राहम कर सकते थे मुल्क के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। उनके लिए वो सूद बंद हो सकता था। और चूंकि इस वक्त आईटी का दौर है, मगर इसके बावजूद इसके लिए फंड्स मुख्तस ना हो पाना या आईटी यूनिवर्सिटी का क्याम ना हो सकना, ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी कारकर्दगी पे बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ इसी तरह अगर हम फिर दोबारा वो सीवरेज के मसाइल की तरफ आ जाते हैं, जो कि फैसलाबाद के शहरियों का आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो वासा जो है वो अपना रोना रोता है कि उसके पास फंड्स नहीं है। वासा के तकरीबन फेस्को का ही 100 करोड़ रुपए का नादहिंदा है कि बिजली का वो बिल जो वासा ने फेस्को के देने हैं वो अदा नहीं किए जाते और बड़े लंबे अरसे से ये लटकते चले आ रहे हैं और आए दिन फेस्को की जानिब से वासा के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं बिल पे ना होने की वजह से। उसका नुकसान भी फिर वो शहरियों को होता है कि वो सीवरेज का पानी जो है
वो उबलना, गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। जो पीने का साफ पानी है वो उनके तमाम प्लांट्स बंद हो जाते हैं। तो सारी की सारी जो मुश्किलात हैं वो आवाम के लिए ही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस पर भी ऐलान किया गया था कि वासा को एक बेल आउट पैकेज दिया जाएगा और इब्तदाई मरहले में 3 अरब रुपए रखे जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से मेरी बात हुई। उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा चंद रोज़ में ये फंड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, मगर इस बात को भी करीबन 2 से 3 महीने का अरसा गुजर चुका है। नया माली साल शुरू हो गया, उसमें भी वासा को कुछ नहीं मिला। दूसरी जानिब वासा की अपनी नाअहली ये है कि अरबों रुपए के बिल्स जो हैं वो लोगों की जानिब या सारिफीन की जानिब उनके वाजिबुल अदा हैं। वासा आज तक वो बिल ही लोगों से रिकवर नहीं कर पा सका है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल अगर हम इदारों की बात करें वो भी काफ़ी हमें बुरी दिखाई देती है। और इसी तरह अगर हम दूसरी अवामी नुमाइंदों की बात करें तो वो भी इस वक्त अवाम की कोई खातर खा खिदमत करने में या अवामी फलाही मनसूबों को लेकर हमें कोई इतने सीरियस नज़र नहीं आ रहे। उमर, आपको पता है कि जब ये बारिशों का जो स्पेल हमने देखा है ईद के हवाले से, तो पानी जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए मसला बना है। वहीं पे ताजरों के लिए ये बहुत बड़ा इशू बना है, जिनकी जो माल उनका पड़ा हुआ था, जो कपड़ा उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था, या जो रॉ मटेरियल उनके पास पड़ा था, उनकी बेसमेंट्स भर गई, जिसके बाद वो सारा मटेरियल जो है वो ख़राब हो गया, जो कि करोड़ों में लॉस कहा जा रहा है। जहाँ पे एक तरफ हम चाह रहे हैं कि फैसलाबाद एज टेक्सटाइल सिटी आगे जाए और तरक्की करे, वहीं पर इंतज़ामिया की तरफ से इतनी नाअहली क्यों है, इग्नोरेंस क्यों है फैसलाबाद को लेकर? देखें जी, सबसे पहले जहाँ तक आपने बात की कि वो पानी जो था सीवरेज का या बारिश का पानी था वो दुकानों में दाखिल हो गया, तो इस हवाले से जो फैसलाबाद के मेंबरान सूबाई असम्बली हैं वो भी सब हमें इसी बात पे शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो एमडी साहब यहाँ पे बैठे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे और वो एक अहम सियासी शख्सियत के करीबी अजीज़ हैं, तो इसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। गो के वो मीडिया पे भी खबरों की जीनत अखबारात पे भी बनते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और चलें जी, इस पे गुफ्तगू करते हैं तफसील से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। उमैर, एमडी वासा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू करें कि कौन से सियासी असर रसूख उनके बैक पे हैं जिसकी वजह से अभी तक वो तब्दील नहीं हुई? जी, एमडी वासा के हवाले से बात हो रही थी कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको हैंडल करने में काफ़ी नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि सीवरेज के मसाइल शहर फैसलाबाद में पहले भी मौजूद थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर गली मोहल्ला जो है वहाँ पे सीवरेज के इशूज़ सामने आ रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, गलियों में पानी खड़ा है और गुज़श्ता कई दिनों से पानी खड़ा है। और ऐसी सूरत हाल मैंने खुद देखी है कि वासा के ऑफिस से जो आस पास की इतराफ़ की गलियाँ हैं वो पिछले 15-15, 20-20 दिन से पानी में डूबी हुई हैं। वहाँ से ताफून उठ रहा है और वहाँ पे खड़ा होना जो है वो भी मुहाल है। और आफरीन है उन लोगों को वो जो वहाँ पे अभी तक रहे हैं। मदीना टाउन जैसे इलाके भी जो हैं वो भी इस सीवरेज जैसे इशू से मुतासर हमें दिखाई देते हैं। मगर चूंकि अगर हम वासा ऑफिसर्स की बात करें, कोई चेक एंड बैलेंस प्रॉपर ना होने की वजह से कोई भी शख्स या अफसर जो है वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देने को तैयार नहीं है। और उसकी सूरत हाल ये है कि अभी सूबाई सतह पे वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी और उनकी जो नाअहली है उसको देखते हुए जो लाहौर के ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि फैसलाबाद के जो उमूर हैं उनको देखा जाए सीवरेज के हवाले से। और बिलखुसूस ये जो मानसून में बारिशों का स्पेल आने वाले दिनों में आ रहा है, तो इस हवाले से वासा लाहौर को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कुछ मशीनरी और कुछ गाड़ियां लाहौर से भिजवा भी दी गई हैं ताकि वो यहाँ पे आके देखें। और सूरत हाल ये है कि वासा के दफातर के इतराफ़ की गलियाँ गंदे पानी में डूबी हुई हैं। लोग वासा के दफातर में शिकायत लेके जा रहे हैं,
वहाँ पे घंटों घंटों रोजाना बैठ रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और या फिर आ जाके उनके पास एक ही बात कहने को है कि इनके पास वसाइल की कमी है, अफराद की कमी है, मशीनरी की कमी है। मगर बात यह है कि अगर काम करना हो, नीयत ठीक हो, तो थोड़े वसाइल से भी कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। और आप देखें कि अभी तक वो जो मसाइल हैं वो हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक रही बात एमडी वासा की, तो ना सिर्फ इस शहर की आवाम की जानिब से, बल्कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इसका जिम्मेदार जो है वो एमडी वासा जब्बार साहब को समझते हैं। और इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से कैंपेन भी चलाई गई कि जो एमडी वासा हैं उनको ओहदे से हटाया जाए। जिस तरह के फेस्को चीफ को हटाया गया था बिजली के शॉर्टफॉल डाउनफॉल होने की वजह से, तो उसी तरह एमडी वासा को भी हटाया जाए। उमर, पहले भी काफ़ी सारे जो ओहदेदार रहे हैं उनको हटाया गया है और हमने देखा है कि चेंज होते रहते हैं लोग, लेकिन मसाइल कोई सॉल्व नहीं करना चाहते। इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके वजह करप्शन है, सिंपल पॉलिटिक्स है कि रुकावटें या हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं कि अगर कोई किसी और से मुंसलिक है या किसी और के साथ उसकी ज़्यादा बनती है तो उसको आगे काम ना करने दिए जाए? क्या वजूहत होती है? इस पे दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो वसाइल की कमी है, फंड्स ना मिलना है, और दूसरी है इंतज़ामी उमूर प्रॉपर तरीके से ना चला सकना है। इंतज़ामी उमूर ना चल पाना या एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे जो फैसले मौसर तरीके के ना हो पाना, ये भी एक इदारे की नाकामी की बड़ी नाअहली है कि अगर मुकामी सतह पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही अच्छे फैसले कर लिए जाएँ। मॉनसून आ रहा है, उसके आने से पहले ही इंतजाम कर लिए जाते। गो के दावे किए जा रहे थे गुज़िश्ता 2 महीनों से कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, इलाकों में कैंप लग गए हैं, तो किसी को कोई इशू नहीं होगा, किसी को कोई मसला नहीं होगा। अगर दावों की बजाय हकीकत पर मबनी कुछ इकदाम कर लिए जाएँ, कोई हकीकत पर मबनी तैयारी कर ली जाए, तो इस किस्म के सवेद किस्म के जो मामलात हैं वो नहीं होते। दूसरी इसमें बात यह है कि सीवरेज की लाइनें फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। उसके अलावा उनके लेवल के भी कुछ इशूज़ हैं, जिसकी वजह से अभी वो लाइनें जो हैं वो या तो उनकी कैपेसिटी कम है, वो छोटी पड़ गई है, या वो कचरा आने की वजह से बंद हो गई हैं। एक तो उनकी प्रॉपर सफाई भी ड्रेन्स की नहीं हो सकी, और दूसरा यह है कि अभी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर साल आबादी में इजाफा हो रहा है, मगर इसके बावजूद उस कैपेसिटी से या उस तरीके से उन लाइनों की कैपेसिटी इस्तेदाद नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से भी ये इशू आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात हनान भाई के सवाल की, तो जब्बार अनवर साहब के मुतालिक कहा जाता है कि वो पीटीआई के एमपीए लतीफ़ नज़र साहब के करीबी अजीज़ हैं और उनकी सिफारिश पर ही उनको फैसलाबाद में लगाया गया है। मगर अभी तक अब जब मामला सामने आ रहे हैं, शिकायत सामने आ रही हैं, और हत्ता के मुंतखब अरकान हैं वो भी उनकी शिकायत कर रहे हैं, मगर वो उस तरीके से वो सूबाई सतह पे या वज़ीर आला पंजाब के सामने उस तरीके से सवाल नहीं उठाते कि कहीं वो उनके दोस्त जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो इसकी वजह से मेरे एक ख्याल है तरीके कि के काफ़ी साथ रिलीफ मिल रहा ही है। जो है वो मुखालफत की जाती है, चाहे वो एमडी वासा हो या फिर डीजीपीएचए हो, लेकिन फ्रंट फुट पे आके कोई भी नहीं खेल रहा। इसके पीछे क्या वजह होती है? क्या एमपीए के आपस में जितने भी एमपीए हैं उनके क्लैशेस ना हो जाए, यही वजह है? जी, बड़ी वजह यही होती है कि कोई भी सामने आके इस मामले को, किसी भी मामले को डिस्कस करना और फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहता, और पीछे रहकर ही बातें की जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अवामी नुमाइंदे अवाम की सही तर्जुमानी करें और वो अवामी मसाइल के लिए, अवामी फलाह बहबूद के लिए अगर बात करें, तो ये ही उनकी ज़िम्मेदारी है, ना कि ज़ाती तल्लुक़ वास्ते ज़ाती रिश्तेदारियाँ बनाना, बल्कि अवाम के लिए मंसूबे, अवाम की फलाह बहबूद, अवामी खिदमत की ज़िम्मेदारी के लिए उनको वोट देकर आगे लाया गया था। बिल्कुल। और उमर, जितने भी लोग फैसलाबाद के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रहते हैं, उनके जो हालात हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, उनको देख के दिल अफसुर्दा हो जाता है कि ईद भी उनको इस तरह से गुजारनी पड़ी। एक और जो मसला, क्योंकि लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए हैं घरों के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें तक वहाँ पे खरीदी हैं, प्लॉट्स खरीदे हुए। अब जब उन चीज़ों को बेचने की बारी आएगी, जहाँ पर एक तरफ हमें प्रॉपर्टी की प्राइसेस फैसलाबाद में ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, ये जो निचले इलाके हैं जहाँ पर सड़कों की जो लेवल है वो थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी भी ज़्यादा इकट्ठा होता है, साथ वहाँ पे सीवरेज की उस तरह से जो फैसिलिटी है वो बेहतर नहीं की गई पिछले कुछ सालों में। वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। उन लोगों का क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है जो उन एरियाज़ में रहती है, जैसे कि मदीना टाउन हो गया या फिर सूसा रोड के इर्द गिर्द खयाबान कॉलोनी है, इस तरह के जो इलाके हैं, उन लोगों का क्या कसूर है जिनके पैसे वहाँ पे फंसे हैं?
देखिए, इस तरह की जब सूरत हाल क्रिएट होती है तो इश्यूज़ तो वाकई होते हैं। वहाँ पे रहने वाले अवाम जो हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो मानसून के मौसम में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं उन्हीं दिनों में होते हैं। गो के साल के बाकी दिनों में भी या बाकी मौसम में भी सीवरेज के हवाले से कुछ इश्यूज़ आते हैं, मगर ज़्यादा इश्यूज़ जब मानसून का मौसम आता है, बिलखुसूस ये हमारा जुलाई और अगस्त का महीना जो है, तो उसके बाद इन मसाइल में कदरे कमी आ जाती है। बिलाशुबा लोग मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से, मगर ये सब आप कह रहे हैं कि एक सर्कल है और ये सिर्फ फैसलाबाद में पहली बार नहीं हुआ या पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ। जब भी मानसून आता है यही सूरत हाल होती है। और आप कल देखें कि जो वफाकी इक़्तिदार का शहर है, कल उसमें भी जो बारिश के बाद सूरत हाल पैदा हुई कि जब हमारे पास प्लानिंग सही तरीके से नहीं होगी, जब हमारे पास सीवरेज के लिए प्रॉपर ड्रेन्स नहीं बनेंगे, सरकारी जगहों पे कब्जे करके प्लाजे या कॉलोनियाँ काट दी जाएंगी और उन नालों को बंद कर दिया जाएगा, उनके ऊपर मार्केटें बना दी जाएंगी, तो फिर इस तरह के इश्यूज हर जगह पे अगर पैदा आई एम होते श्योर हैं। आपको पता होगा कि इस वक्त ये जो पिछला महीना गुजरा, जुलाई का महीना स्पेशली, इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारी जगहों पे फ्लड्स आए हैं। और हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो उनकी प्लानिंग है, वो काफ़ी हद तक बेहतर है और वहाँ पे इस तरह के सूरत हाल डेवलप हो सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जर्मनी हो, जहाँ पर फ्लडिंग देखी गई है। इवन लंदन के अंदर फ्लडिंग देखी गई है। तो अगर हम पाकिस्तान पर आ जाते हैं, हमारे पास तो वैसे वसाइल की कमी है, तो क्या वो भी एक वजह थी? मैं एक्सक्यूज़ नहीं करूंगी कभी भी। गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर प्लानिंग लाजमी तौर पे होनी चाहिए। गाड़ियां तक मैंने देखा कि वो डूब रही थी पानी के अंदर, इस्लामाबाद की जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो लेकिन पूरी दुनिया में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो एक्सक्यूज़ तो नहीं होता, लेकिन क्या गवर्नमेंट हमारी सच में नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोक तो नहीं सकती? ये बात आपकी ठीक है, मगर अगर हम कंपैरिजन करें उन ममालिक में होने वाली बारिश की मकदार का और पाकिस्तान में होने वाली बारिश का, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देती है। फैसलाबाद में जो बारिश हुई थी वो कुछ इलाकों में 80 मिलीमीटर से लेके करीबन 100-110 मिलीमीटर तक बारिश हुई थी। इस्लामाबाद में जो बारिश हुई वो करीबन 150 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई, जबकि जिन ममालिक की आपने बात की वहाँ पे 200 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश हुई है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। बिलाशुबा कुदरती आफात के सामने जो कोई भी इंतज़ामात या इक़दामात हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर फिर भी हमें तैयार रहना होता है, हमें तैयारी करना होती है। मिसाल के तौर पे अगर शहर फैसलाबाद में सीवरेज का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो बारिश जब होगी तो ज़ाहिर बात है फिर गलियाँ पानी से भरेंगी, सड़कें पानी में डूबेंगी, वो दुकानें या वो बिजनेस एरियाज़ या फैक्ट्री है, वो इंडस्ट्री है, वो पानी नहीं देखेगा कि ये क्या चीज़ है, उसने जाना ही जाना है वहाँ पे। अच्छा, तो थोड़ा एफबीआर के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए कहा जाता है कि उतने नुमाइंदे मुलाजमीन इनके पास मौजूद नहीं है जितनी बड़ी इंडस्ट्री काउंट की जाती है ये। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मुलाजमीन की कमी की वजह से कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है? जी देखिए, बिलाशुबा हमारे जितने भी महकमे हैं वहाँ पे उस हवाले से अफरादी क़ुव्वत की कमी का हमें सामना रहता है। एफबीआर में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है, मगर एफबीआर का अभी जो बेशतर सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है। जितने मैटर्स हैं वो ज़्यादातर मैटर्स ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए हो रहे हैं और हमें इसमें एफबीआर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में हमें मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। उसी से ही रेवेन्यू बढ़ेगा, उसी से ही टैक्स नेट में शफाफियत आएगी। और जब तक ह्यूमन का किरदार किसी भी मैटर में से कम नहीं होगा, उस वक्त तक उसमें सिस्टम में बेहतरी नहीं आ सकेगी। क्योंकि जहाँ पे इंसानी किरदार आ जाते हैं फिर वहाँ पे करप्शन की, बेकायदगियों की बातें आना शुरू हो जाती हैं। अगर ये तमाम सिस्टम डिजिटलाइजेशन की तरफ चला जाता है, ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है, हमारी पूरी इकोनॉमी दस्तावेजी हो जाती है, तो फिर इससे टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स रेवेन्यू है, इसमें कई गुना इजाफा ज़्यादा हो जाएगा और आवाम भी खुश दिली के साथ जो टैक्सेस देगी। और उमर, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली टैक्सेस के हवाले से। जैसे कि आपने कहा कि जितना आप डिजिटलाइज करते हैं उतना आसान हो जाएगा लोगों के लिए जो है ऑन द मार्क रहना, और करप्शन जो है उतनी मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी भी आम शख्स को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है किसी तरह की टैक्सेस देते हुए, या उनसे ज़्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, या उनके टैक्सेस का जो हिसाब है वो सही नहीं रखा जाता है, अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो क्या कोई प्रोसीजर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सिटीज़न पोर्टल, पीएम सिटीज़न पोर्टल मौजूद है, वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा जा सकती है। इसके अलावा एफबीआर का अपना शिकायत सेल है, जहाँ पे उनके खिलाफ जो अगर कोई मसला है, कोई इश्यूज़ है, वो शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसी तरह एफटीओ का ऑफिस है, जो जिसका मकसद ही जो एफबीआर और कस्टम्स है, उसकी कारकर्दगी पर चेक एंड बैलेंस रखना है। और इस हवाले से वफाकी टैक्स महोत्सव का काम ही जो ये है कि उनके हवाले से जितनी भी शिकायत है, कोई किसी भी शहरी को अगर टैक्स के हवाले से अगर कोई ज़्यादा लग गया है, या कोई गैर ज़रूरी या गैर कानूनी कोई नोटिस मिल गया है, या कोई भी अफसर उसे तंग कराए, तो वो वफाकी टैक्स महोत्सव से रुजू कर सकता है और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और मौजूदा जो रवां माली साल है, इसके दौरान हुकूमत की जानिब से 2 बड़े टारगेट रखे गए हैं। एक तो टैक्स नेट में इजाफा करना है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट में करना है, कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वो तमाम लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं या टैक्स उतना पूरा नहीं देते, तो इन तमाम अफराद को टैक्स नेट में लेकर आना है। और जैसे मैंने बात की है डिजिटलाइजेशन ऑफ इकानमी की, तो जब सारी चीज़ें दस्तावेजी हो जाएंगी, तो फिर आम आदमी के लिए या एक कारोबारी शख्स के लिए टैक्स चोरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ अभी तक काफ़ी ज़्यादा गैप है, जिसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि मैंने अभी कल ही एक स्टोरी की है। एक जड़ा वाला का फैक्ट्री मजदूर है, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, मगर आजकल कोविड की वजह से वो उससे भी बेरोज़गार हो गया और उसके पास अपना साइकिल भी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, वो किराए के मकान में रहायश पजीर है, मगर उसके नाम पे 600 से ज़ायद मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। वो कागज़ों में 4 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मोटरसाइकिलों का मालिक निकला है। उसमें हकायक ये है कि वो किसी जगह पे काम करता बिल्कुल था। उमैर, मैं चाहूंगी कि आप डेफिनेटली बताएं कि ये आखिर कौन शख्स है जिसके नाम पे 600 मोटरसाइकिल, और फिर भी मतलब डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। उमैर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी एमएनएस की बात की जाए तो उनको तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है, हल्के में नहीं जा रहे, और अगर हल्के में जाते हैं तो हल्का हल्का होकर गुजर जाते हैं, क्योंकि अवाम की शिकायत इस कदर ज़्यादा होती हैं कि उनसे फेस नहीं कर पाते। और पिछले दिनों अगर बात करें, ये जो बिजली के मसला था चेंज, तो ये मीडिया ने हाईलाइट किया, सीईओ इस वजह से हुए, लेकिन हर एमपी एमएनए उसका क्रेडिट खुद देने की कोशिश कर रहा था। फैजला कमोका हो या फिर दिगर अहबाब हों, शेख खुर्रम शहजाद की भी पोस्टें लग रही थी फेसबुक पे, फैजला कमोका की भी लग रही थी, और कई उनके जो चाहने वाले थे वो पोस्टें लगा रहे थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जब किसी मसले पर अवामी प्रेशर आता है, तो वो चाहे इदारे हों या अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों, उनको उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। आप देखें, ईद थी और ईद के मौका पर कई इलाकों में 48-48 घंटे तक बिजली जो थी वो गायब रही थी, और रही सही कसर जो थी बारिश और बारिश के पानी ने निकाल दी थी। बिजली बंद होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई लोग अपनी ईद की तैयारी नहीं कर सके, गर्मी का मौसम था, तो शहरियों की मुश्किलात जो थी, फैसलाबादियों की मुश्किलात थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और कम से कम 1 दर्जन से ज़ायद इलाकों में पहले दिन ही एहतजाज किए गए। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अवाम की जानिब से सड़कों को बंद किया गया, और जो पब्लिक थी वो हमें काफ़ी, जो मॉब था वो हमें बिखरा हुआ या मुश्तइल दिखाई दिया। टायरों को जला के रोड्स बंद किए गए। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में अगर अवामी नुमाइंदे अपने घरों में दुबके बैठे रहते, तो उनके लिए आने वाले दिनों में हर्डल्स पर मज़ीद क्रिएट होना थी। तो ऐसी सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों के लिए बेहतरी यही थी कि वो अवाम के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हुए और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए बाहर निकले। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो थे, एमपी एमएनएस थे, वो अपने इलाकों में गए, मोटरसाइकिलों पे घूमते रहे, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि उनको अवाम का बड़ा दर्द दिल है, लेकिन उस दर्द दिल के पीछे वो जो अवामी दबाव था वो था। उस अवामी दबाव ने काम किया। मीडिया पब्लिक की आवाज़ होता है। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन तमाम एहतजाजों को, उस पब्लिक की आवाज़ को हाईलाइट किया, तो वो बिलाखिर इक़्तिदार के ऐवानों तक जा पहुंची। और फिर फेस्को चीफ और उनके मातहत कई अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया और उनको मुअत्तल किया गया।
और उसके बाद नए लोगों को लाया गया, लेकिन सिर्फ नए लोग लाने से या चेहरे बदलने से मसाइल हल नहीं होंगे। इस मुल्क में सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो सियासत में हो, हमें चाहे वो इदारों में हो, तो वहाँ पे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। वो ट्रांसमिशन लाइनें जो कि 30-30 साल या 40-40 साल पुरानी है, उन ट्रांसमिशन लाइनों को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पे पुराने ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं, उन ट्रांसफार्मर्स को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपना जो तमाम तर तकसीम का और तरसीली निज़ाम है फेस्को का, बिजली का, उसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ही ये जो सिस्टम है उसमें बेहतरी आ सकती है। गो कि ये कहा जाता है कि जो फेस्को है वो मुल्क की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी है, कि वो उसकी पूरे पाकिस्तान में कारकर्दगी और रिकवरी जो है वो पहले नंबर पर है। लेकिन उसके बदले में जो सहूलत है आवाम को, वो आप देख लें कि बिजली का जो सिस्टम है वो एक बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर सका और वो सिस्टम बैठ गया। और फैसलाबाद के लोगों ने जो मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने 2-3-4-4 दिन तक कई इलाकों में बिजली बंद रही। अभी तक कई इलाकों से शिकायत आ रही है कि 4-4, 5-5 दिन हो गए उनके इलाकों में बिजली बंद है या किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए। तो वो और उसके साथ साथ जो फेस्को के पास स्टाफ है उसकी शदीद कमी है। फेस्को की जानिब से डिमांड्स भी की जाती रही हैं माजी में भी, इस मौजूदा दौरे हुकूमत में भी, कि वहाँ पे जो भर्तियां हैं वो की जाएं, ताकि अगर किसी सब डिवीजन में या एक दफ्तर में 2 या 3 लाइनमैन एक इतने बड़े इलाके को देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई शिकायत आती है, तो वो बजाय इसके कि वो एक साइड पे जाता है और फिर वो 2 घंटे बाद वो शिकायत हल करके दूसरी साइड पे पहुंचे, अगर स्टाफ ज़्यादा होगा, हमारे पास से रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, तो इससे जो मुश्किलात हैं या मसाइल हैं उनको काबू पाने में हमें कदरे जो मदद मिलेगी। यही सूरत हाल हुई है इस जो हालिया ईद के मौका पर जो मामला हुए हैं उन सब में। और ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जमा हुए हैं और उनके बाद ये मसला हुआ है। हमें स्टाफ की कमी का भी सामना है, हमें वसाइल की कमी का सामना है, हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, क्योंकि जब भी बारिश होती है, जब भी तेज़ अगर आंधी आ जाती है, तो यही सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ता है। वो जो लाइनें हैं वो तारें टूट जाती हैं, वो टूट के लोगों को घरों में गिरती हैं, माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, गलियों में गिरती हैं, वहाँ पे लोगों को करंट लगता है, उन्हें अपनी जानों से हाथ गंवाना पड़ते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है फेस्को को, कि अगर वो वाकई ही फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा रिकवरी कर रहा है, तो उस रिकवरी के बदले जो सहूलियात हैं वो भी पूरे पाकिस्तान से वीआईपी लेवल पे फैसलाबाजियों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और डेफिनेटली इतने वक्त से फैसलाबाद को इग्नोर किया गया है, फैसलाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब कोई छोटा मोटा काम करने से बात हल नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उमैर, इस वक्त जो हमारी फैसलाबाद की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि सच में फैसलाबादियों की फलाह के लिए काम करें? क्या कोई ऐसे लोग हैं इस वक्त जो 100% सिर्फ और सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए काम करें? देखें, जितने भी पॉलिटिक्स हैं, जब वो सियासत में कदम रखते हैं तो आप उनका हंस क्यों कहना रहे यही होता है हैं? कि वो अवामी खिदमत के लिए, और वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ही वो जो है वो उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, तो असल में वो अपने वोटर्स की या उस हलके की नुमाइंदगी करते हुए या उस शहर के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ही वो काम कर रहे हैं। हर किसी की जानिब से दावा यही किया जाता है कि वो अवाम का मुंतखब और सच्चा नुमाइंदा है। जिस तरह अगर मौजूदा हम सिनेरियो में देखें, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, तो उसकी जानिब से उनके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनका यही कहना है कि माजी की जितनी हुकूमतें थीं वो अवाम की नुमाइंदा जमातें नहीं थी। उनकी जानिब से अवाम के जो मसाइल थे या अवामी फलाह बहबूद थी उनको नज़रअंदाज किया गया और उन्होंने करप्शन पे और माल बटोरने पे जोर रखा।
जबकि जो मौजूदा हुकूमत है वही अवाम की सही नुमाइंदा हुकूमत है और अवामी मसाइल को हल कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान को फलाही रियासत और रियासत मदीना बनाने का दावा भी, नारा भी लगाया गया। और उनकी जो जमात है उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वो पूरी की पूरी जमात जो है वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाकर दम लेगी। मगर ये बातें हैं, हकीकत में सिर्फ उस वक्त ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा जब उस हलके के, उस शहर के या इस मुल्क में बसने वाली आवाम अपनी ज़ुबान से इकरार करेगी कि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं और अब उनके पास बड़ी फरावानी है, वो चाहे रिज़्क़ की हो या उनके पास रिसोर्सेज की हो। सिर्फ उसी सूरत में ही हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेंगे कि ये नुमाइंदे जो हैं, ये MP MNAs जो हैं, ये वज़रा जो हैं, या ये जो पार्लियामेंट है, ये अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए, इसमें कोई बेहतरी के चांसेस नजर आते हैं आपको? हनान साहब, अगर हम मुआशी लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान शहर फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद की हम बात करें तो कारोबारी सरगर्मियों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। फैसलाबाद को सिटी ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है। एक साल के दौरान आम शख्स के क्या, अगर हम मुआशी लिहाज से बात करें, कारोबार में बेहतरी आई है, लेकिन एक आम शख्स जो है उसके जिंदगी में बेहतरी नहीं आई। बल्कि अगर हम आलमी इदारों के सर्वे की बात करें तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में 40% मजीद जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। वो इस कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। आप ये देखें कि गुज़िश्ता 2 साल जो थे वो हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहें कोई मद में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। इस बार अगर 10% इजाफा किया गया तो उसके मुकाबले में महंगाई कितनी ज़्यादा हुई है। एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है, जबकि उसके मुकाबले में जो अशिया फरोनोश हैं या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों में कई कई गुना इजाफा हो चुका है। आप देखें, आटा जो है सिर्फ 1 साल के अंदर ही गंदम की कीमत जो है वो 1200 रुपये फी मन से 2000 रुपये फी मन तक जा पहुंची। मगर अब जो फ़रोख्त है वो इससे भी ज़्यादा दाम पे 21-2200 रुपये मन में हो रही है। चीनी की हम बात करें वो 100 रुपये से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। 2018 में वो 55-52 रुपये पे फ़रोख्त हो रही थी। इसी तरह अगर हम घी की बात करें तो 170 से लेकर 180 रुपये तक 2018 में वो फ़रोख्त हो रहा था। आज जो घी है वो 300 रुपये फ़ी किलो से ऊपर तक जा पहुंचा है। तो आप ये देखेंगे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, इनके बगैर ये खाने पीने की बुनियादी अशिया हैं और हर खाने का जुज़्व है। तो इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इसके लिए आम आदमी जो है उसकी आमदन में उतना इजाफा नहीं हुआ, तो उसकी जो कुव्वत खरीद है या उसकी ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा बुरी तरह से वो मुतासर हुई है और महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या कोई बेहतरी आई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि डिफरेंट कंपनीज की तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाहे वो गाड़ियाँ बनाने के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिफरेंट तरह की, और साथ ही जहाँ पर फेडमेक और डिफरेंट एक्सपोर्ट कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। आप देखें, मुल्क में गो के सरमायाकारी बढ़ी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामूली इजाफा हुआ है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उनमें कुछ सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इस वक्त मुल्क को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, जहाँ पर एक तरफ चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा पॉपुलेशन को उस इम्प्रूवमेंट का हिस्सा बनाया जा सके और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को जितना हो सके बेहतर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, आपने ज्वाइन किया हमें। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन दिखे, उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जो कि ड्रेसिंग जो है वो डैन स्टीवंस बाय साहब जी की तरफ से की गई। अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्ती फॉर्मल ड्रेसिंग परचेज करें, उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे डैन स्टीवन शॉप पे जाना होगा, जहाँ से जाके आप परचेजिंग
कर सकते हैं। बिल्कुल हनान, और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड आई थिंक समर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स को ट्राई करते रहना चाहिए। और नो मैटर व्हाट, आई रियली थिंक कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट आप क्या पहने वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये मैटर करता है कि आप अपने आप को हमेशा ये समझे कि भाई सबसे अच्छा तो मैं ही लग रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके स्टाइल और ओवरऑल लुक के ऊपर। और हमें तो आप लोग वैसे ही हमेशा अच्छे लगते हैं और सारे ही अच्छे होते हैं तो जी। लेकिन हनान, आपको पता है हमारी रिवायत है कि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ जो कि हमें इतने अच्छे लगते हैं उनके लिए कोई मज़ेदार सी डिश जो है हमारे स्पेशल शेफ यूके के साथ तैयार करनी होती है। वेट नहीं कराते अपनी ऑडियंस को, चलते हैं जल्दी जनाब से फिर किचन किचन की में तरफ और किचन में जाके देखते हैं कि आज शेफ यूके क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या बना रहे हैं आज सर? हम? बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बनेगी आज। अरे क्या बात है, बारबेक्यू बनाया जाएगा आज। बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बनाई जाएगी। मैंने ये तो सुना था बारबेक्यू भी और कढ़ाई भी, ये नहीं सुना था दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। डबल टच होगा जो जी कि जी, आज डबल दे रहे टच होगा। हैं। ये तो जनाब शहर कुकिंग ऑयल मैंने डाल रहा हूँ। शहर कुकिंग ऑयल में बनाया जाएगा जनाब। पहले शहर कुकिंग ऑयल के हवाले से बता देते हैं आपको कि शहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने से इसके असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाए। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपके खानों की लज्जत को तो चार चांद लगाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत को भी जबरदस्त रखता है। और अगर आप बाजार में जाएं तो सबसे पहले आपका इंतखाब कुकिंग ऑयल के हवाले से शहर कुकिंग ऑयल ही होना चाहिए, ताकि आपके खानों की लज्जत को तो चार चांद लगे ही लगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े। क्यों शेफ, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सर। तो जनाब आज बताएं फिर इसकी रेसिपी क्या होगी? सर ये हमारे पास बारबेक्यू चिकन कढ़ाई का जो हमारे पास चिकन है, कितना है चिकन? ये हाफ के जी चिकन है हमारे ठीक पास। है। इसमें 1 करी स्पून योगर्ट डालेंगे, दही। ठीक है। ठीक, इसमें मैंने मैरिनेशन पहले लगाई हुई है सर। बारबेक्यू के इसमें मसाला है मिक्स, जैसे साबुत मसाला है, क्रैश चिली है और रेड मिर्च है, खुश्क धनिया, सॉल्ट, हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर। कितना कितना डालें? ये हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 करी स्पून इसमें योगर्ट डाल के मैरिनेट कर रहे हैं। जी। किसी सॉस पैन में इसमें आप सी के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं। अगर आप कढ़ाई बनाना चाहते हैं उसमें के लिए आपको चाहिए टमाटर चाहिए 3। मैंने ये 3 पीस किए हुए हैं इसके सर। इसको जब चिकन डालेंगे इसको ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा, इसमें साबुत साबुत ही डाल जी, दम देंगे 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसको ये घुल मिल जाएंगे, जाके हमारा चिकन भी जो अच्छी तरह कुक हो जाएगा। बारबेक्यू क्यों इसको नाम दिया? क्या ये बारबेक्यू किया हुआ है? जी जी, बारबेक्यू किया हुआ हल्का सा सावधान मैंने। अच्छा। अगर आप बारबेक्यू बनाना चाहते हैं आप सीख के ऊपर किसी चीज के हेल्प कर, कोले के साथ, ग्रिल के साथ बना सकते हैं। अगर आप कढ़ाई का मन है आपका, ग्रेवी टाइप भी हो जाएगी। और मैंने ऑनियन 3 डाले हुए कटिंग करके शहर कुकिंग ऑयल में। उसके बाद मैं टमाटर साबुत डालूंगा जब चिकन डालूंगा बारबेक्यू। टेस्ट मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ। जब लास्ट पे हम इसमें डालेंगे योगर्ट, इसकी ग्रेवी भी हो जाएगी और बारबेक्यू कढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो सबसे पहले क्या स्टेप किया हमने? हमने ऑनियन 3 काटे और इसमें शहर कुकिंग 1 करी स्पून डाल दिया। इसको ब्राउन करेंगे, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम टमाटर क्यूब कटिंग की हुई है उसके अंदर डाल के उसको दम लगा देंगे 5-7 मिनट के लिए। डन हो गया जनाब। इसके ऊपर गार्निश के लिए सर लेमन है, कटिंग करेंगे। ग्रीन चिली है और धनिया हमारे पास। बहुत प्यारी ही लुक, प्यारी सी लुक जो है वो तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे एक लेंगे छोटी सी ब्रेक जब तक कि हमारी डिश तैयार होती है। ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जी, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद से और फैसलाबाद के रहायशियों के हवाले से कोई भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डेफिनेटली अपने शो में कवर करें और उनके हवाले से बात करें। फैसलाबाद एक एग्रीकल्चर सिटी है जहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट तरह की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है हर साल। लेकिन जो ये मेहनत करते हैं, यानी कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी में भी जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि किसान, उनको आखिर क्या मिल रहा है? जहाँ पर एक तरफ प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, कहा जा रहा है कि जी बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, डिफरेंट तरह की नई जो है फसलें उगाई जा रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत कर रहा है, जिसकी फैमिलीज डिपेंड करती हैं कि उसकी क्रॉप किस तरह की होगी, यील्ड किस तरह की आएगी, कीमतें किस तरह की दी जाएंगी, उसकी जिंदगी किस तरह की गुजर रही है और किस तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में फैसलाबाद के अंदर जो हम लोगों ने मानसून का स्पेल देखा, उसके बाद खेतों के अंदर पानी भर गया, खेतों में जो फसल उगाई हुई थी उसमें मसला हुआ।
जो फसल उगाने के बाद काट कर बेचने के लिए रखी थी, इवन वो तक खराब हो गई। और कौन है जो किसान की आवाज सुन रहा है? हमारे साथ आज अली अहमद गुराया मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है किसान बोर्ड फैसलाबाद के। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का, एक दफा फिर मैं कहूंगी, किसानों का हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी जो डेली जिंदगी है, शायद हमें पता भी नहीं होता कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसानों की मेहनत का है। लेकिन क्या कोई है जो किसानों की बात सुन रहा है, जो उनके मसाइल को समझने की कोशिश कर? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है। हमारी जो लेबर है उसका 45% जो है उसका ताल्लुक ज़राअत के साथ है, और इसके साथ जो हमारे ज़र मुबादला के जो मामलात हैं वो भी 45% के करीब जो है वो ज़राअत से ही वाबस्ता है। हमारे मुल्क की इकॉनमी में ज़राअत बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हर हुकूमत जो है वो किसानों के साथ वादे करती है, ज़रिए एमरजेंसी की बात करती है, लेकिन जो ही वो बरसर इक़्तिदार आती है तो वो किसानों को भूल जाती है और कोई ऐसे ख़ास इक़दाम नहीं करते। सिर्फ ऐसे इक़दाम करते हैं कि जिनसे उनकी तशहीर हो सके, जिससे वो एडवर्टाइजमेंट कर सके अपनी। अदरवाइज़ यानी अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, फील्ड में जाएं, ज़मींदार से बात करें, तो कोई ऐसी चीज़ जो उनके हवाले से बेहतर हो या उनको जिससे फ़ायदा हो वो किसानों तक नहीं पहुंच रही। इस हवाले से जो है वो हम हर दफ़ा आपके ही चैनल के तवासत से बारहा दफ़ा हुकूमत के ऐवानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये भाई ये कुछ कारोबार नहीं है। फार्मिंग पूरी दुनिया में इसको एज ए बिज़नेस नहीं लिया जाता, बल्कि इसका शुमार सर्विसेज में होता है, खिदमात में आता है। और इसको जारी रखने के लिए और इसको कि ये ज़िम्मेदार अपने खेतों से फसल पैदा करते रहें और गल्ला उगाते रहें और जो है वो आवाम के लिए ये सारा कुछ करें, मुल्क के लोगों के लिए, तो वो उन्हें मुख्तलिफ हवाले से सब्सिडी देती है ताकि वो ये काम करते रहें और मुल्क से गल्ला जो है वो लोगों को खुराक के मामलात देखें, वो सारे जो है वो जो हाल ही में मानसून के फ्लड्स आए हैं, डेफिनेटली फैसलाबाद के और इलाके भी जो हैं वहाँ पर भी मसाइल का सामना करना पड़ा था। जो फसल थी उस हवाले से किसानों का क्या नुकसान हुआ, क्या मुश्किलात हैं जो उनको सामना करना पड़ा जिनका? हाँ जी, ये हर साल तकरीबन जब ये मानसून का स्पेल आता है तो इधर जो सैया वाला हमारा एक छोटा सा कस्बा है, उसके करीब से एक बहुत बड़ा सेम नाला गुजरता है जिसे एमसी ड्रेन कहते हैं। वो फैसलाबाद का सबसे बड़ा सेम नाला है। इर्द गिर्द से छोटे छोटे सेम नाले उसके अंदर आके गिरते हैं। तो हर साल, और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा क्योंकि ये बहुत जो है वो बारिशें शदीद सूरत अख्तियार कर गई थी, तो वो सेम नाला जो है वो अपनी साइडों से जो है वो उसने पानी निकाला अपने किनारों से, और इर्द गिर्द के जो 20 देहात हैं वहाँ पे जो चावल की खड़ी फसल है उसको ख़राब करते हुए वो जो है वो गुजर गया। कितनी अराजी खराब हुई उससे? उसमें तकरीबन 4000 एकड़ अराजी। 4000 एकड़ अराजी खराब? 20 जो है देहात वो मुकम्मल तौर पे जो है उनमें जो है वो पानी खड़ा हो गया। करोड़ों की फसल तबाह हो गई। हाँ जी, करोड़ों की फसल। और जो कितनी फैमिलीज इससे इफेक्ट हुए होंगे? ये तकरीबन 1 लाख लोग हैं जो वहाँ की आबादी को हमने कैलकुलेट किया है अंदाजन, तो वो 1 लाख के करीब बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन और मर्द बनते हैं। और उनकी पूरी जो रोजी है, हाँ जी, वो रोटी रोजी इसी पर डिपेंड हाँ करती है। जी, ये ज़राअत पे डिपेंड करती है। वो फसलें पैदा करते हैं, खेतों में काम करते हैं, चारा उगाते हैं, जानवर पालते हैं, ये सारा यानी ज़राअत से उनका सारा। क्या लोकल बॉडीज की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? कोई गया है उनसे पूछने के किस तरह से जो है वो सरवाइव करेंगे, किस तरह से वो अपने घर को चलाएंगे? आपकी बात बड़ी यानी अच्छी है कि ईद से एक दिन पहले वो स्पेल आया बारिश का, शदीद बारिश का, जिसके बाद जो 2 करीब से गुजरने वाली बड़ी नहरें हैं, रख ब्रांच और झंग ब्रांच, उनका पानी भी जो है वो एमसी ड्रेन के अंदर छोड़ दिया गया जानबूझ के। और जो स्पेल वेज जिनको क्लोज कर देना चाहिए इस तरह की शदीद मौसम में, वो उन्होंने खुले रखे। वो लामहला वो जो पानी था इन 2 बड़ी नहरों का उनके किनारों से बाहर निकला और एमसी ड्रेन के अंदर शामिल होकर इस नशेबी इलाके में वो भी जमा हो गया। लेकिन इन 3, 4, 5 दिन गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट का कोई और लोकल बॉडीज़ का कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचा। 41 का चैनल जो है वो परसों वहाँ पे गया है, और फिर उसके बाद लोगों, क्योंकि लोग एहतजाज पे उतर आए थे और उन्होंने मोटरवे ब्लॉक कर दी थी,
उस हवाले से सबसे पहले फैसलाबाद का ये जो लोकल आपका चैनल है, ये गए, उन्होंने इसको कवरेज दी, और उस कवरेज के बाद जो है वो जो है महकमा नहर के जो एसी साहब थे वो तशरीफ़ लाए। फिर लोकल जो झुमरा से जो थी इंतज़ामिया वो लेके आई और लोगों से, और यानी वो जो ब्लॉक ये जो एमसी नहर की आप बात कर रहे हैं, क्या? हाँ जी, एमसी ड्रेन, और ये महकमा नहर के अंडर। हाँ जी, ये सारा महकमा तो नहर ये क्या उनकी तरफ से ये जो पानी हाँ जी, छोड़ा गया था, जो आप स्पेल ड्रेन्स की बात? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अगर इसकी बाकायदा सफाई होती रहे, हाँ। और इसके किनारों को हर साल मजबूत किया जाए तो वो पानी वहां रुकता नहीं है। मेहमान हार के ऑफिसर्स इतने दिनों बाद पहुंचे जब 20 देहात डूब गए। हाँ जी, पहले किसी को नहीं पता चला कि यहाँ पे ये नहीं किसी ने, बल्कि हमारा फोन अटेंड करना भी मुनासिब ना समझा। हमने जो है वो मकामी एसटीयू रब्ता किया, क्योंकि एक दिन में ही तो 20 देहात नहीं डूब सकते। जब ये सिस्टम शुरू हुआ आपने किसी ना किसी महकमे से तो रब्ता किया होगा। हाँ जी, हमने 12 दफा महकमा नहर से कहा कि भाई बहुत शदीद स्पेल है, बारिशें हो रही हैं, खुदारा आप ये जो इनके जहाँ से ये दोनों नहरें निकलती हैं वहाँ जाएं और उसको वो वहाँ से उनके जो है वो उसको बंद करें ताकि डिसिल्टिंग की जाए। हाँ जी, ताकि ये पानी जो निशेबी इलाकों में आने वाला सिलसिला है ये ख़त्म हो। लेकिन उन्होंने किसी ने बल्कि फ़ोन सुनना भी गवारा ना किया। उस वक्त तक हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, ना ही उन्होंने यहाँ आके किसानों के जो है वो इस सूरत हाल का जायज़ा लेने की जो है वो तकल्लुफ़ गवारा किया, जब तक कि किसानों ने आगे बढ़ के जो है वो एहतजाज किया, और उसके हवाले से फिर इनको पता चला और फिर ये आए और फिर उन्होंने यहाँ पे यकीन दहानी करवाई कि हम 4-5 दिन के अंदर मशीनरी ला के इसको जो ड्रेन है इसको, और 3-4 दिन गुजर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, अभी तो वो फसलें बिल्कुल ज़ाया हो गई हैं। तो ये फसलें कौन सी थी? ये भी मैं ये चावल की फसल थी, खड़ी थी। अच्छा। चावल की फसल, और वो तकरीबन क्योंकि उसके ऊपर से अगर पानी गुजर जाए तो वो जो है ऊपर से धूप पड़े तो वो गल जाती है नीचे से, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो चावल की फसल के हवाले से है ना। अब वो तकरीबन हर किसान के पास एक अपना जानवर होता है, बल्कि जानवर 2, 3, 4, 5 जानवर रखे होते हैं जिसको वो मुतबादल ज़राए के तौर पे यूज़ करता है। उसका दूध बेचता है, सम टाइम उसको ज़रूरत हो तो उसको बेच के अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। अब ये सूरत हाल है कि जो उनका चारा लगा हुआ था वो भी जो है वो बारिश और उस पानी खड़ा रहने की वजह से खेत के अंदर गल गया, और उनकी जो एक तूड़ी की सूरत में उनका जो चारे का एक स्टोरेज होता है वो भी ज़ाया हो गया। यानी ऐसी सूरत हाल है कि वो उनके जो अब यानी उनके जानवर जो है वो इस हवाले से जो है वो भूखे हैं, और जो है ये खतरा पैदा हो गया कि जो फसलें तबाह हो गई हैं, क्या उस इलाके में घर भी थे किसानों के? हाँ जी, तकरीबन हर जहाँ पे इर्द गिर्द पानी खड़ा हुआ है, कुछ देहातों के अंदर एंटर हो गया, स्कूल्स जो थोड़ा सा मुजाफात में होते हैं किसी देहात में उसके अंदर एंटर हो गया, तो उनकी दीवारें गिर गई हैं, उनकी यहाँ दरारें आ गई हैं दीवारों के अंदर। ये एक बहुत बड़ा यानी कि ना सिर्फ ओवरऑल हमारे मुल्क का अगर देखें, क्योंकि फूड शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, पहले ही हमें वीट हो गई, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, अवाम इन्फ्लेमेशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, और अब अगर और फसल, अब चावलों के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें होती रहती तो चावल की प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। ना सिर्फ वो नुकसान होगा बल्कि किसानों का जो 100 फैमिलीज आप बता रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से इम्पैक्ट होंगी, चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाएंगी उनके लिए, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़ी रोटी है, वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे बताया, मुझे यही लगा कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा, और अमूमी तौर पे ये मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ वक्त में लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के साथ कैरी ऑन कर जाएंगे, और अगले साल फिर यही देखने को मिलेगा। हाँ जी, ये ना ऐसे है कि ये जो इस दफ़ा उन एरियाज़ में पानी आया तो ये फ़ौरन अपने असरात ख़त्म नहीं करता। ये इसके खेतों में खड़ा होने की वजह से जो है ना वो ज़मीन के नीचे वाला पानी जो है वो बाहर आ जाता है, जिसको सेम और थूर कहते हैं, वो वाला प्रॉब्लम आ जाता है, और 2-3 साल के लिए जो वो ज़मीन जो होती है वो काबिल काश्त नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस दफ़ा ज़मींदारों ने, क्योंकि बारिशें इस हवाले से कम हुई और वहाँ 1-2 साल से पानी नहीं आया, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके लाखों रुपए लगा के, यानी चावल की एक फसल को जब लगाते हैं तो उसकी तैयारी और लगाने में एक ज़मींदार का 40,000 रुपये खर्च आता है एक खेत पे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे 3-4 हज़ार एकड़ पानी जो है वो खेतों में आ गया है, और 3,000 एकड़ पानी
पे मुश्तमिल जो खेतों पे मुश्तमिल जो रकबा था वो ज़ेरे आब आ गया है, तो वो वहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी। अच्छा, और कितना किसान नुकसान कार्ड होगा। के हवाले से बताइएगा। हाँ जी। गवर्नमेंट का कहना है कि किसान कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे गेम चेंजर ये साबित होगा, किसानों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। कितना मुफीद है ये आपके लिए? ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है। अगर इसको प्रॉपर जिस रूह के साथ इसको शुरू किया गया है, उस पर मुकम्मल तौर पे जो है वो अमल दरामद किया जाए। क्योंकि असूली तौर पे तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने ज़िम्मेदारों को कोई सब्सिडी देनी है तो आप खाद की बोरी को सस्ता कर दें। अभी आपको मैं बताऊं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में डीएपी जो कि फास्फोरस की बुनियाद के हवाले से बुनियादी खाद की हैसियत रखती है, उसमें 2200 रुपये का इजाफा हुआ है इनके दौरे हुकूमत के अंदर। और ये आप अगर इस पे 1000 रुपया सब्सिडी दे दें ज़िम्मेदार को, तो वो बेचारा ऑलरेडी 2000 रुपया सफ़र तो कर रहा है एक बोरी के पीछे, तो 1000 रुपये से उसको फ़ायदा तो होगा। लेकिन असल मसला ये है कि जैसे हेल्थ कार्ड के साथ हमारे यहाँ हुआ है कि जी बड़े अच्छी उम्मीदों के साथ हेल्थ कार्ड को शुरू किया गया था और इस हवाले से बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हमें कहीं भी हेल्थ कार्ड का कोई असरात और कोई उसकी जो है वो प्रेजेंस नहीं मिल रही। हमें ये खदशा है और हम इस हवाले से यानी परेशान है कि कहीं किसान कार्ड के साथ भी हेल्थ कार्ड वाला हाल ना हो। जो हेल्थ कार्ड है उससे कई लोगों को मदद मिली भी है। अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो इलाज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि और उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। जिस तरह से और तरह की भी डिफरेंट इंसेंटिव्स और प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है डिफरेंट कार्ड्स के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से, कि लोग जो है अपने एनएसए की मदद से बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकें। किसान कार्ड से किसान को उनकी फैमिलीज़ को किस तरह के प्रोवाइड मिलेंगे? इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम हर किस्म की सब्सिडी, चाहे वो खाद की सूरत में हो या डीजल के ऊपर हो, ये दो ही चीज़ें होती हैं फार्मर्स के लिए। या फर्दर कोई जैसे इस तरह का कोई कहीं पे आता है, सैलाब आता है, तो वो जो फार्मर्स को कंपनसेट करना होता है, तो वो हर चीज़ हम किसान कार्ड के ज़रिए से देंगे। लेकिन अभी दुआ करें कि एक तो ये है कि सारे मैक्सिमम फार्मर जो है वो सबसे पहले इस जो है वो कार्ड वाले सर्कल के अंदर आए, और सेकेंडली ये है कि वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो सके जिस तरह के इन्होंने अपने दावों में कहा। क्या किसानों के लिए कोई लोन्स भी शुरू किए जा रहे हैं? अगर कोई लोग हैं जो कि कोई फसल उगाना चाहते हैं या पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई लोन भी दिए जा रहे हैं कि वो बैंक से पैसे ले सकते हैं उधार और फिर उनको वापस किए जा सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर? हाँ जी, ये पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी पंजाब के अंदर उन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपया यानी 12 एकड़ से कम ज़मींदार जो थे उनके लिए रखा था, और ये कहा था कि वो फसल पे वो 2 लाख रुपया ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपया, और अपनी फसल काश्त कर सकते हैं, और 6 माह बाद उसको वापस कर देंगे तो वो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई सूद नहीं होगा। इस हुकूमत ने वही चीज़ जो है वो किसान कार्ड के ज़रिए से जारी कर दी है, उसको उसके अंदर ले आया। लेकिन हमारा मुतालबा इसमें है कि इसका दायरा वसी किया जाए। ये ना हो कि एक तहसील के चीता ज़िम्मेदार कुछ किसान इससे फ़ायदा उठा लें और अक्सरियत जो है वो महरूम रह जाए। हमारा मुतालबा दोनों हुकूमतों से यही था कि आप अगर इसको जारी कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं है कि आपने अखबारात में इश्तिहारात देने के लिए या अपनी तकरीरों का मौजू बनाने के लिए आप इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स उनको लेके आए। हमारा हवाला, हम इन हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि भाई अगर आपने इसको करना है तो इसको प्रॉपर करें और इसको वसी करें और इसका दायरा तमाम किसानों तक लेके जाएं। ये तरीकाकार मुनासिब नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, क्या किसान दोस्त गवर्नमेंट साबित हुई है इनकी? आपको क्या लगता है? हाँ जी, ये इस हवाले से कि जो फसलों की कीमत है या हमारे हाँ जो ये पिछली जो क्रॉप्स 3 गुजरी हैं, चावल, फिर गन्ना आ गया और अब गंदम, ये तीनों क्रॉप्स की जो कीमत है ये हमें पिछले 5 साल के मुकाबले में बहुत अच्छी मिली है, और किसान इस दौर में जो है वो प्राइस के हवाले से कंफर्टेबल रहा है। उसकी प्राइस जो है वो फसल की वो बेहतर मिली है उसे, अगर बानिस्बत नून लीग के 5 साल। मसाइल की बात करें, कौन से आपके संगीन मसाइल हैं जो कि फौरी तौर पर हल करने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं आप? हाँ जी, ये एक तो जो है ये है कि हमें मेरा मुतालबा ये है कि हमें बराह रास्त डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए खाद
की कीमत जो है वो कम की जाए। ये ना हो कि जी आप उसके ऊपर स्क्रैच करें और नंबर जो है वो भेजें और फिर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसीजर है और ज़िम्मेदार अनपढ़ ज़िम्मेदार है हमारे यहाँ जो मोस्टली है वो 90% जो है 90% ज़िम्मेदार है वो अनपढ़ है, उसको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी से नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कर्शी सेहत का सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि जैसे आप लोग हमें अजीज़ हैं वैसे कर्शी को आपकी सेहत अजीज़ है। हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसे मर्ज़ के हवाले से बात करें जो कि बहुत आम है और लोगों को आम तौर पर होता रहता है। तो जी हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं नज़ला और ज़ुकाम के हवाले से। हकीम साहब सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक दफ़ा बता दें कि नज़ला और ज़ुकाम आखिर होता क्या है। कुछ फुजलात वो गले से फेफड़े और सीने की तरफ गिरते हैं तो उसे नज़ला कहते हैं। वही रतूबात नाक के रास्ते खारिज होते हैं तो उसे ज़ुकाम कहते हैं। ये एक तकलीफ दे मर्ज़ है, कसीरुल वकू मर्ज़ है। हत्तुल वसाइज से जहाँ तक मुमकिन हो सके इलाज मुआलजा करके बचना चाहिए, क्योंकि जब ये लाक होता है तो इससे दीगर बहुत से अमराज पैदा हो सकते हैं और किसी भी मौके पर इसको मामूली मर्ज़ नहीं समझना चाहिए। इसका तासर मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हम ये देख सकते हैं कि कोरोना की अलामत भी इसी में शामिल हैं और कोरोना से मुतासर अफराद जिस तरह हम नज़ला से बचने की तदाबीर करते हैं, इसी तरह कोरोना से बचने की भी भरपूर हमें एहतियात करनी चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसका बर वक्त और जल्दी इलाज करें, इसको मामूली ना जानें और इसके बचाव के लिए जो मुमकिन एहतियात है वो की जाए। हकीम साहब नज़ला और ज़ुकाम की वजूहात क्या है? दिमाग में रतूबात का जमा होना, नाक की झिल्ली की सोजिश, नाक के गदूद का बढ़ जाना, धूप में चलना, इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तेज़ सर्दी में खुले सर चलना, माहौलियाती आलूदगी, कोला ड्रिंक्स, ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडा गर्म खाना इसके वजूहात में शामिल है। और इसके साथ साथ क्या इसमें बाज़ारी खाने और जंक फूड का भी रोल होता है? बिल्कुल ऐसे है कि जंक फूड, बाज़ारी खाने, फास्ट फूड, कोला ड्रिंक्स, ज़्यादा ठंडा पानी, ये चीज़ें इसका सबब बन जाती हैं। हकीम साहब वो कौन से अनासर हैं जो नज़ला और ज़ुकाम जैसे मसाइल में इजाफे की वजह बनते हैं? नज़ला ज़ुकाम वायरस की वजह से लाक भी होता है और फैलता भी है। अमूमन उन इलाकों में जहां आबादी ज़्यादा हो, तंग घर हो, तारीक घर हो, वहाँ पे इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये तेज़ी से बढ़ता है कि जहाँ पे अफराद ज़्यादा हों, जहाँ तारीक घर हों, वहाँ पे ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और इसके अलावा अगर एहतियाती तदाबीर की बात करें, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर होंगी जिनको अपना के हम नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारी से बच सकते हैं? मुतासरा अफराद से दूर रहें और अगर खुदा न खास्ता खुद को लाहक हो जाए तो मास्क पहने और अपने करीबी अफराद से दूर रहें। अपने इस्तेमाल की चीज़ें आप खुद ही इस्तेमाल करें। हद्दुल वसा कोशिश करें कि मौसम के मुताबिक ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा सर्द धूप में नहीं चलना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी इसका सबब है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोला ड्रिंक्स, इनसे परहेज़ करना चाहिए। खुसूसन ज़्यादा ठंडा पानी इसकी वजह बन सकता है। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर भी ये मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा वो कौन सी ग़िज़ाई तरमीम और आसान घरेलू नुस्खे या इलाज हैं जिनसे नज़ला और ज़ुकाम को बेहतर किया जा सकता है? गर्म पानी में शहद और चंद कतरे लेमन डालकर पिया जाता है।
जो कि नज़ला ज़ुकाम के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अदरक का कावा, लेमन और शहद मिलाकर पीने से भी नज़ला ज़ुकाम में बहुत बेहतरी आ जाती है। नमक मिले हुए पानी से, नमक मिले हुए हल्के गर्म पानी से गरारे करने से भी इसमें कुछ रिलीफ मिल जाता है। और हत्तुल वसा कोशिश करें कि ऐसी फूड्स, ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जो जिंक से भरपूर हों। इसके साथ साथ करशी की कौन सी ऐसी नेचुरल अद्वियात हैं जिनसे आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर कर सकते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए मुफीद हैं? करशी की फ्लोकिट्स ड्रॉप्स नज़ला ज़ुकाम के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा सुल्फ़िकोल, ख़ास तौर पर सुल्फ़िकोल प्लस, सुल्फ़िकोल टेब, ये मुफीद है। तो हकीम साहब, नज़ला ज़ुकाम के लिए करशी की अद्वियात के हवाले से अगर बात करें तो वो कौन सी अद्वियात हैं? जौहर जुशांदा, फ्लूकिट, सुल्फ़िकोल प्लस और सुल्फ़ी टेब इनमें नुमायाँ हैं। करशी जौहर जुशांदा की अगर बात करें हकीम साहब, उसके फ़ायदे और इस्तेमाल के हवाले से बताइए। नज़ला ज़ुकाम के लिए करशी का जौहर जुशांदा इंतहाई मुफीद है। आम हालात में सुबह शाम गर्म पानी में एक पैकेट जौहर जुशांदा मिलाकर पीना नज़ला ज़ुकाम के लिए अमूमन काफ़ी होता है। करशी जौहर जुशांदा में नेचुरल अज्जा हैं जिसमें सत मुलट्ठी, बर्ग बांसा और जूफा, सत पुदीना, ये ऐसे अज्जा हैं जो इसकी अफादियत को नुमायाँ करते हैं। रोगन सफ़ेदा भी इसमें शामिल है। बर्ग बांसा और जूफा बलगम खारिज करने के लिए, सीने के दर्द के लिए, दमा और खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है, जो कि जौहर जुशांदा में शामिल है। इसके अलावा सत मुलट्ठी है। बाकी फ़वाइद के अलावा इसमें खुसूसन एंटी वायरल खसूसियात भी पाई जाती हैं। जिगर की हिफाजत करती है, सांस की तकलीफ़ को दूर करती है। अगर कुछ बुखार हो तो बुखार की कैफियत को भी दूर करती है। इसके अलावा सत पुदीना है। सत पुदीना दर्दों को दूर करता है। सांस में सहूलत, यानी सांस अगर तंगी से आ रहा है तो सांस में सहूलत पैदा करता है और जिगर के फेल को ठीक करता है। सत पुदीना रेशे को ख़त्म करने के लिए, रेशे बलगम को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें दीगर कुछ अजाफी खसूसियात भी हैं। ये एक ही वक्त में एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीफ्लोजेस्ट भी है और ये वायरल को ख़त्म करने की खसूसियात भी रखता है। रोगन सफ़ेदा असाबी दर्दों के लिए बहुत मुफीद है और नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है। ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम के फुजलात को, रतूबात को खारिज करने के लिए मुफीद है। फेफड़ों की ये ख़ास दवाई है, फेफड़ों के लिए ये बहुत मुफीद है। ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। यही खसूसियात जौहर जुशांदा को इंतहाई नुमायाँ किए हुए हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा जौहर जुशांदा के मजमूई खवास के हवाले से अगर बात करें तो अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकें। जौहर जुशांदा फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, गला और खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। हत्ता कि कुछ अज़ा शिकनी हो रही हो, जिसम में दर्द हो रही हो, करशी का जौहर जुशांदा इसके लिए भी मुफीद है। अगर सांस में दिक्कत, सांस में तंगी या सांस में कुछ आप बंदिश सी महसूस कर रहे हो तो उसके लिए भी करशी जौहर जुशांदा इंतहाई मुफीद है। जौहर जुशांदा की मज़ीद और कौन सी वैरायटीज़ हैं? जौहर जुशांदा में इसकी अफादियत के अलावा इसकी वैरायटी को बढ़ाया गया है, इसके हुस्न, इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है कि ये शुगर फ्री भी है। दूसरी वैरायटी में चॉकलेट का फ्लेवर है जिससे ये खुश जायका बन गया है। इसके अलावा ये शहद के साथ भी बाज़ार से दस्तयाब है। बिल्कुल, और अच्छे फ्लेवर्स अगर दवाई के अंदर शामिल हो तो दवाई का जो पीना आसान हो जाता है, मेरे ख्याल है उसको खाना आसान हो जाता है लाजमी तौर पे। अगर हम तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा। गर्म पानी
गर्म पानी में जौहर शंदा मिलाकर सुबह शाम एक एक पैकेट इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये काफ़ी है। और इसके साथ फ्लूक्विड ड्रॉप्स जो आपने बताए थे, उसकी अफादियत क्या है? करशी की बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्लूक्विड ड्रॉप। करशी की एक माया नाज दवाई है जो इन्होंने हाल ही में तैयार की है। ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। कोरोना के मरीज़ों के लिए ये इंतहाई मुफीद साबित हुई है। नज़ला ज़ुकाम के लिए ख़ास तौर पर अगर नाक बंद हो तो इस सूरत हाल में भी फ्लूक्विड बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जिंक शामिल है, अर्के गुलाब शामिल है। इसकी खसूसियात में इजाफा हो गया कि ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। उसके अलावा ये सोजिश को भी ख़त्म करती है। नज़ला ज़ुकाम और गले की सोजिश को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा फ्लूक्विड ड्रॉप्स के हवाले से अगर बात करें तो नज़ला और ज़ुकाम में ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? बुनियादी तौर पे जिंक कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाले जितने भी अज्जा हैं वो नज़ला ज़ुकाम को भी दूर करते हैं। फ्लूक्विड ड्रॉप गले पर असर करता है, गले को ठीक करता है, नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है, इसलिए ये नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। इसके अलावा सर्फिकोल प्लस जो है या सर्फी टेप है, इसका क्या फ़ायदा है? इस हवाले से कुछ बताइए। सर्फिकोल प्लस और सर्फिकोल टेप नज़ला ज़ुकाम खांसी खुसूसन गले के लिए इंतहाई मुफीद है। ऐसी सूरत हाल जबकि गले में खराश हो रही हो, सर्फिकोल टेप बहुत फ़ायदा करती है। खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए सर्फिकोल टेप इंतहाई मुफीद है। बिल्कुल। और इसके अलावा हलक की खराश के हवाले से भी कोई फ़ायदा होता है? हलक की खराश के लिए भी सर्फिकोल टेप बहुत मुफीद है। हलक की खराश को दूर करती हैं, हलक को सुकून देती हैं। बेहतर नताइज के लिए सर्फिकोल को नज़ला और ज़ुकाम में किस तरह से यूज़ किया जाए जिससे इसके बेहतर नताइज आपको मिल सके? बेहतरीन नताइज के लिए 4 गोली सर्फिकोल गर्म पानी में घोल कर पिए जाएं, दिन में 2 से 3 मरतबा। गले के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए इसके बेहतरीन नताइज हैं। इसके अलावा सांस की तंगी को दूर करता है और इन तमाम अलामात में सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा अगर बात करें नज़ला ज़ुकाम के लिए मतब करशी से क्या इलाज किया जा सकता है? मतब करशी ने इसके लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन दी है कि आम रूटीन में सुबह शाम एक पैकेट गर्म पानी में जौहर शंदा मिलाकर पिएं। लेकिन अगर इलाज में इजाफा हो, इब्तदाई तौर पर नज़ला ज़ुकाम हो, नाक में कुछ बंदिश महसूस हो तो अतरीफुल उस्तखदूस इस्तेमाल करनी चाहिए। और हर खाने के बाद 2 गोली हब्बे कबद इस्तेमाल करनी चाहिए। रात सोते वक्त एलर्जी कैप्सूल 1 अदद खाने चाहिए। और गला ख़राब होने की सूरत में क्या चीज़? गला ख़राब होने की सूरत में सुर्फी गोलियां चूसनी चाहिए। वक्फे वक्फे से 2-2 गोलियां चूसने से गला ठीक हो जाता है। परहेज क्या होना चाहिए? हत्तुल वसा कोशिश करें कि बाजारी खाने ना खाए जाएं और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड इनसे परहेज किया जाए। मौसम के मुताबिक ज़्यादा सर्द हवा में ना निकला जाए, सर ढांपा जाए। गर्म मौसम में तेज़ धूप में ना निकला जाए। अगर तेज़ धूप में निकलना इंतहाई मजबूरी हो तो सर ढांप कर निकला जाए। बिल्कुल हकीम साहब। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नज़ला ज़ुकाम सिर्फ सर्दी में नहीं होता है बल्कि गर्मियों के मौसम में भी हो जाता है। क्या गर्मियों का जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसमें भी मतब करशी का इस्तेमाल किया जा सकता है? मतब करशी ने इस सिलसिले में बहुत अहम चीज़ें बनाई हैं। ख़ास तौर पे अतरीफल कशनेस गर्मी के मौसम में ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम को ठीक करता है बल्कि गर्मी की दीगर अलामात को बेहतर करने के लिए, अगर चक्कर आ रहे हों, घबराहट हो रही हो, नज़ला ज़ुकाम के लिए ये अतरीफल कशनेस की अजाफी खसूसियात हैं। और गर्मियों के नज़ला ज़ुकाम में हर ग़िज़ा के बाद, हर खाने के बाद 2 गोली
हब्बे कब्द निशादरी लेनी चाहिए और रात सोते वक्त 1 चम्मच तरियाके नज़ला पानी से खाएं। और गज़ा क्या होनी चाहिए? नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों के लिए अमूमन गज़ा सादा हो, नरम गज़ा खाएं। फिरनी, कस्टर्ड ऐसी गज़ाएँ नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। सागुदाना भी आप इस्तेमाल कर सकते सागुदाना भी इसके लिए बहुत मुफीद है। हैं, लेकिन परहेज भी तो कुछ चीज़ों से करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शकील, बादी, मुहर्रक, तुर्श एशिया, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को पूरी तरह अमल किया जाए। धूप से भी बचना चाहिए। धूप से बचना चाहिए, ज़्यादा ठंडी हवा से बचना चाहिए। बिल्कुल। कृषि की तमाम तर अद्वियात गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार की जाती हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जैसा कि हम अपने हर काम के लिए उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उस काम को बेहतर करने के लिए जो भी कोशिशें करते हैं, इसलिए इसी तरह अद्वियात साजी में भी पूरी दुनिया में अद्वियात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कुछ असूल, कवायद, ज़वाबत अख्तियार किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कृषि ने अपनी अद्वियात के लिए जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की, बैनुल अक़वामी कानून, असूल और तरीक़ाकार फॉलो किया। यही वजह है कि इसकी तमाम प्रोडक्ट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। खाम माल से लेकर इसकी तैयारी, बारकोडिंग, इसको महफूज करने तक, इसके जो गोदाम हैं उन तक भी इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं कि किसी जगह को खामी तो नहीं रह गई। इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए यही वो चीज़ें हैं जिन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी एक चीज़ ने कृषि को मार्केट में दीगर प्रोडक्ट्स की निस्बत नुमाया किया हुआ है। बिल्कुल हकीम साहब। और पैकेजिंग, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि पैकेजिंग लाजमी तौर पे बहुत ज़रूरी होती है किसी भी दवाई की। अगर हम बात करें कृषि की अद्वियात के हवाले से, अगर कोई भी कृषि की अद्वियात खरीदना चाहते हैं तो एक तो ये कहाँ से मिल सकेंगी, और किसी भी चीज़ की, कृषि प्रोडक्ट की अगर कोई तफसील जानना चाहता है तो वो कैसे पता की जा सकती है? कृषि की तमाम अद्वियात तमाम मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से बआसानी मिल जाती है। और इसकी तमाम अद्वियात के मुतल्लक जांचना हो, कुछ मालूमात हासिल करनी हो, हत्ता के ऑनलाइन मंगवाना हो, तो इसके लिए भी कृषि की वेबसाइट मौजूद है www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के शो में आने के लिए। बहुत मुफीद मशवरे थे जो कि आपने हमें और हमारी ऑडियंस को दिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।